नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलोअप के इस लाइव सेशन में। दरअसल आज की रात वाकई में बहुत बड़ी रात होने वाली है। सिर्फ ठंड की वजह से नहीं, राजनीति जो करवट ले रही है झारखंड की, उसके लिहाज से भी आज दरअसल ईडी अपनी तैयारी कर रखी है। वो सवाल सारे जो कल मुख्यमंत्री से पूछे जाने हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। जो स्थानीय पुलिस है, झारखंड पुलिस, रांची पुलिस, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के पास जितने भी रास्ते जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया है और उनको एक तरीके से आधा सील कर दिया गया है और जो बम्बू से घेरते हैं उस तरीके से कर दिया है एहतियात के तौर पे। लेकिन उन सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया कि इसकी चर्चा चहुं ओर हो रही है, ना सिर्फ पत्रकारों में बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों के बीच भी। जाहिर सी बात है ये चर्चा ईडी में भी हो रही होगी। वो सब क्या है चर्चा, और कल का दिन जब सूरज निकलेगा तो क्या कुछ नया होगा, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय रंजन जी हैं। संजय, पहले आज की रात तो सबके लिए काम करने वाली रात है। ईडी सवाल तैयार कर रही होगी, मुख्यमंत्री संभावित सवाल अपने मन में सोचकर जवाब तैयार कर रहे होंगे। पुलिस ने अपना बैरिकेडिंग करके और पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया कि अगले सुबह से पुलिस यहाँ रहेगी। ये पहला, अभी आप ये बताइए कि कोर्ट से जो क्या फैसला आया, सीबीआई जिसमें माना जा रहा है कि सीबीआई वो केस ऑलमोस्ट लूज कर चुकी, वो क्या है और उसका क्या व्यापकता है, क्या असर है? देखिए, दर्शकों को यहाँ पे सरल शब्दों में समझाना बेहद ज़रूरी है कि आज हाईकोर्ट में हुआ क्या है। नींबू पहाड़ी जो साहेबगंज से जुड़ा हुआ मामला है, विजय हांसदा करके जो एक कंप्लेनेंट थे, उन्होंने कंप्लेन किया था बाकायदा, और ये साहेबगंज के SC/ST थाने में सबसे पहला कंप्लेन हुआ था और बताया गया था कि भाई कैसे जो है वो नींबू पहाड़ी में जो अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो उनके साथ जो है मारपीट की घटना हुई और वो जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। तो वो किसके खिलाफ किए थे, मतलब कौन लोग उनके साथ मारपीट कर रहे थे? उसमें ये बताया गया था कि विरोध करने पे जो है जो सरकारी जो अंगरक्षक हैं जिन लोगों का, उनको मार करके जो है अवैध खनन में शामिल लोगों ने अपने सरकारी अंगरक्षकों के द्वारा जो है भगाया गया था, मारपीट किया गया था। उसमें जो आरोप और जिनका नाम था पंकज मिश्रा, जो कि मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि हैं, अब भी हैं, फिलहाल जेल में बंद हैं अवैध माइनिंग मामले में ही पंकज मिश्रा, उनका नाम था। दूसरा विष्णु यादव का नाम था, पवित्र यादव का नाम था, राजेश यादव का नाम था, बच्चू यादव का नाम था, संजय यादव और सुभाष मंडल के खिलाफ जो है लिखित शिकायत इन्होंने की थी और ST/SC में, हाँ, और याचिका भी दायर किया था और आग्रह किया था कि भाई सीबीआई से जो है इसकी जांच हो। बाद में हालांकि वो बैक कर गए, मुकरे और बोले कि ऐसा कोई उनका इरादा नहीं था, उनसे गलती से जो है सिग्नेचर वगैरह करा लिया गया। उसी मामले में हाईकोर्ट ने जो है जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई को ये कहा था कि आप प्रीलिमिनरी जो है आरंभिक जांच कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, और अगर लगता है कि इसमें कुछ दम है इनके आरोप में तो आगे जांच प्रक्रिया आप बढ़ाइए। मतलब कोर्ट को ये डाउट हुआ कि एक बार कंप्लेनेंट कोर्ट में याचिका डालता है जांच अवैध खनन कराने का, फिर दूसरे बार कहता है कि नहीं हम गलती से साइन कर दिए थे, ऐसा मेरा कोई, इस वजह से कोर्ट ने जांच किया। चूंकि पहले विजय हांसदा ने कहा था कि थाने स्टेट पुलिस कोई जांच कर नहीं रही है, तो इसलिए सीबीआई को जो है आरंभिक जांच करते हुए बोला गया था कि आप आगे बढ़िए। अगर आरंभिक जांच में कुछ वैसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और तो मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो हाईकोर्ट के द्वारा जो जांच प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए जो सीबीआई को निर्देशित किया गया था, उसके खिलाफ पंकज मिश्रा सहित कुछ और लोग जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि ये जो आदेश दिया गया है उसके खिलाफ वो गए थे। हालांकि वो भी अभी मामला लंबित है, हालांकि याचिका रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाँ, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी बीच जो है स्टेट के तरफ से, मतलब राज्य सरकार के तरफ से एक नया पिटीशन दिया गया और बताया गया कि ये जो सीबीआई आगे बढ़ रही है
तो सीबीआई को आगे बढ़ने का अधिकार ही नहीं है। उसके दो जो मजबूत आधार दिए गए स्टेट के तरफ से, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है फिलहाल कि अगला 9 फरवरी को इसमें सुनवाई होनी है, तब तक जो है स्टे लगा दिया गया है। वो दो आधार ये दिए गए स्टेट के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से, कि चूंकि हाईकोर्ट ने निर्देशित नहीं किया था एफआईआर करने के लिए, तो एफआईआर कैसे कर लिया सीबीआई और आगे कैसे बढ़ रही है। दूसरा कि सीबीआई ने कंसेंट नहीं लिया है स्टेट से। अभी हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद एक ऐसा कानून भी बनाया गया था, आपको याद होगा, कि सीबीआई जो है बगैर राज्य सरकार के कंसेंट का आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये दो जो मजबूत आधार दिए गए उसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया और अभी फिलहाल के लिए जो है स्टे कर दिया गया। तो खबर ये नहीं है, खबर क्या है कि ये जो सीबीआई के जो जांच प्रक्रिया पे जो स्टे लगाया गया है, तो अब तरह तरह की चर्चा ये होने लगी है, खास करके मीडिया के गलियारों में या फिर जो इन मामले से जो संबंधित लोग हैं उनके बीच ये रहा कि चूंकि देखिए नींबू पहाड़ी का जो मामला है, इसी मामले को जो है टेक ओवर करते हुए ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया था और इसी मामले के तहत जो है बीते 3 जनवरी को साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव, अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मुख्यमंत्री के जो प्रेस एडवाइजर हैं, इनके सहित तमाम कुछ और ठिकानों पे जो है दूसरे लोगों के वहाँ पे ईडी ने छापेमारी की और बाद में जो है कई लोगों को समन किया, जिसमें साहेबगंज डीसी को 2 बार समन हुआ। उनको कल भी जाना था, नहीं गए। मुख्यमंत्री के जो प्रेस एडवाइजर हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, वो 22 तारीख के बाद का समय मांगे हैं। उन्होंने बाकायदा कहा है कि उनकी पत्नी बीमार हैं। तो अब ये चर्चा ये चल रही है कि चूंकि एक ही मामला है, मामला क्या है, अवैध खनन का और नींबू पहाड़ी से और उसी जो अब विजय हांसदा का जो मामला है उसी से सीबीआई भी आगे बढ़ी और उसी मामले को टेक ओवर करके ईडी भी बढ़ी। तो एक मामला पे तो हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो अब इनके जो चाहने वाले और जो समर्थक लोग हैं, जो लगातार फ़ोन कॉल कर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अब ये लग रहा है कि ईडी के जो जांच प्रक्रिया चल रही है ईडी द्वारा, उस पर भी हो सकता है कि इन लोगों को राहत मिल जाए। क्या ऐसा है, बेस केस मान लीजिए वो है, उसी को टेक ओवर आधार बना के ईडी बढ़ रही है और बेस केस ही गायब हो गया, तो क्या ये संभव है लीगली कि अब ईडी को भी रुकना पड़ेगा? नहीं, ईडी को रुकना नहीं पड़ेगा। जो सीनियर जर्नलिस्टों से जो मेरी बातचीत हो रही है, जो लीगल बीट देखते हैं, खास करके हाईकोर्ट और ईडी और इन सब तमाम जो बीट देखते हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हुई उसमें उन्होंने बाकायदा ये स्पष्ट किया है कि देखिए सीबीआई के जांच प्रक्रिया पे क्यों रोक लगी। सीबीआई को तो ऑलरेडी हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि आप जांच कीजिए, लेकिन इस राज्य सरकार ने कहा कि भाई सीबीआई को बगैर राज्य के कंसेंट का जांच करने का अधिकार नहीं है, पहला एक। दूसरा, हाईकोर्ट ने निर्देशित किया नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई आपको, हम क्यों आपको आदेश करें जांच के लिए, एफआईआर के लिए। आप अगर आपको आरंभिक जांच में लगता है कि इसमें मामला बनता है तो आप आगे बढ़िए, आप स्वतंत्र हैं। तो ये 2 आधार बना करके किया था, लेकिन यहीं पे मामला है। ईडी को कंसेंट लेने का कोई जरूरत नहीं है। ईडी के पास वो तमाम अधिकार हैं पीएमएलए एक्ट के तहत कि वो जांच प्रक्रिया कर सकती है। लेकिन खेल क्या होगा, आप देखिए कि पिछला 2-2.5 सालों से ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, जांच कर रही है, होता यह है कि जिन पे आरोप लगता है वो कोशिश करते हैं कि समय जो है टाला जाए, टाइम बाई, मतलब एक तरीके से टाइम परचेज जो किया जाए, कि मतलब किसी तरीके से अब इन लोगों के पास भले ही ईडी की जांच प्रक्रिया रुकेगी नहीं, जो अब तक मैं समझ पाया हूं, लेकिन होगा क्या कि ये लोग अब हाईकोर्ट जा सकते हैं कि एक जो ऑलरेडी एक ही मामला में एक जांच एजेंसी को आपने स्टे लगाया है, जांच करने पे रोक लगाया है, तो उसी मामले में दूसरी जांच एजेंसी अगर कार्रवाई कर रही है तो उस पर भी रोक लगाया जाए। हाँ, ये आधार बना के वो जा सकते हैं और इसका हवाला दे सकते हैं ईडी को कि भाई आप हमको समन करके जो बुला रहे हैं, आप अभी हमको मत बुलाइए क्योंकि ऐसा ऐसा मामला है। हालांकि ईडी स्वतंत्र है, तो एक तो कोशिश होगा टालने का। तो बहरहाल ये मामला है, यही अब तक हम लोग समझ पाए हैं, जो कि दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी भी था कि इस तरीके का मामला आज हाईकोर्ट से निकला और उसके बाद तरह तरह की चर्चा होते रही। मीडिया में भी अलग अलग राय बना कि नहीं इसमें ऐसे होगा वो होगा,
लेकिन अभी आखिरी जो मेरी बातचीत जिनसे हुई, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने जो बताया कि ईडी, ये जो कंसेंट लेने वाली बात है, ईडी के ऊपर लागू नहीं होता है, और वो तर्क में काफ़ी दम है। तो हम लोग लाइव आकर के एक बातचीत बता रहे थे। दूसरी बात जो दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों का, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया, हाँ, मुख्यमंत्री जैसे आपको याद होगा कि लगभग 2022 के आखिरी महीने में भी गए थे ईडी के दफ्तर। हाँ, तो उस समय उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई। हालांकि क्या क्या बातचीत हुई वो तो लबो लबाब ही निकल कर सामने आया, लेकिन उस समय प्रॉपर्टी और उनसे संबंधित जांच थी। अब ये है जमीन घोटाले से संबंधित। तो क्या कोई मीडिया की सतह पर कोई ऐसी भी सवालें तैर रहे हैं जिसको मुख्यमंत्री को देना दिक्कत हो जाएगा उस सवाल का जवाब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री के पास ऑलरेडी, अभी आपने जो शुरुआत में कहा भी कि अभी रात का जो समय है, कोई सवाल तैयार कर रहा होगा, कोई जवाब तैयार कर रहा होगा, ऐसा नहीं। आपको मालूम है कि अगस्त 2023, मतलब 6-7 महीने होने जा रहे हैं। डे 1 से जब ईडी मुख्यमंत्री को समन करके बुला रही थी तो ऑलरेडी ईडी के सवाल तैयार होंगे। और ये जो 6-7 महीना का जो वक्त है, इतना लीगल जो एडवाइस लिया गया है, तो ऑलरेडी जवाब इधर भी तैयार होगा। तो इसमें इस पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब कल का दिन परेशानी रहेगा तो पुलिस के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए परेशानी की बात है। कल थोड़ा अलग भी रहेगा। आपको याद होगा कि 17 नवंबर 2022, मतलब कि 2022 में जो है 17 नवंबर को अवैध खनन मामले में पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री से। और उस दिन मुझे याद है कि सीएम आवास में पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बोला जा सकता है, मीडिया ब्रीफिंग किया उन्होंने, सवाल उन्होंने नहीं लिया था। और चूँकि मैं था उस दिन मौजूद मुख्यमंत्री आवास में, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री गए, तकरीबन 10 घंटे तक रहे। और मुख्यमंत्री जो 10 घंटे तक रहे थे सीएम हाउस में, मुझे याद है कि मुख्यमंत्री के आसपास के रहने वाले लोग, उनके जो आसपास जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो काफ़ी चिंतित थे, परेशान थे। बार बार चूँकि हम लोग ईडी ऑफिस के पास थे तो उन लोगों का भी फ़ोन कॉल्स मतलब आ रहा था कि क्या हुआ, निकलने वाले हैं, कब निकलेंगे। कई लोगों को डर भी लगने लगा था कि भाई अभी तो 9 बजे के बाद जो लोग रुक जाते हैं तो अरेस्टिंग का एक डर सताने लगता है। और बाद में फिर कल्पना सोरेन, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वाइफ हैं, वो पहुंची और एक बहुत दूसरे तरीके का एक तस्वीर निकल करके सामने आया। और कल्पना सोरेन फिर लेकर के निकली हेमंत सोरेन को वहाँ से, और कई सारी चर्चाएं फिर शुरू होने लगी। लेकिन कल का दिन ऐसा कुछ नहीं होना है। कल 12 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद समय दिया है, जगह भी उन्होंने खुद चुना है, मुख्यमंत्री आवास तय किया गया है। और इस बार मामला भी कुछ और है। इस बार मामला लैंड स्कैम का है, उसमें पूछताछ होनी है। और आपने सही कहा कि पुलिस, खास करके जो स्टेट पुलिस है, उसके लिए चुनौती है कि कैसे वो जो है ईडी के अधिकारियों को सुरक्षित वहाँ लेकर के, मतलब सीएम आवास लेकर के जाए और सीएम आवास से फिर जो है ईडी दफ्तर तक ले जाए। ये चुनौती की बात जो हम लोग बोल रहे हैं, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आज एक विरोध देखने को मिला। ट्राइबल जो संगठन हैं, हेमंत सोरेन के जो चाहने वाले लोग हैं, वो राजभवन के पास इकट्ठा हुए थे और बाकायदा उन्होंने ईडी पे कई तरीके के आरोप लगाए, जो आरोप ऑलरेडी पूरे देश भर में ईडी के ऊपर लग रहा है। मतलब जो सत्ता पे लोग लगा रहे हैं, जो भी केंद्र के जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, भले ही यहाँ पे सत्ता में हो, लेकिन ये लोग हमेशा से ऑलरेडी आरोप लगाते रहे। और उसके पीछे का इन लोगों का दम भी है, कई सारे आधार हैं, जिसमें छगन भुजबल जैसे नाम हैं, अजीत पवार जैसे नाम हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नाम हैं, जो जब तक विपक्ष में रहे तब तक उन पे आरोप लगते रहे। लेकिन अब जब से वो बीजेपी के पास चले गए हैं या फिर उनके साथ हो गए हैं, तब से उन पे जो है कार्रवाई ठप सी हो गई है। ऐसा आरोप विपक्ष के लोग लगाते रहे हैं। तो इस तरीके का मामला है, चल रहा है। और तो पुलिस तो चाहेगी कि ईडी जल्दी पूछताछ करके जल्दी निकले, क्योंकि एक पैर पे एक तरीके से खड़ा होकर ड्यूटी करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य तौर पे मैं जो देख रहा हूँ कि ईडी कहीं छापेमारी कर रही है या किसी को पूछताछ के लिए बुला रही है तो बहुत लंबा वक्त ले रही है। तो क्या माना जाए, मुख्यमंत्री का भी शाम कल ईडी के अधिकारी वहीं बिताएंगे, वहीं चाय पियेंगे शाम का? नहीं हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री से बातचीत होनी है, पूछताछ होनी है। मुख्यमंत्री कोई साधारण आदमी तो है नहीं, उनका टाइम का वैल्यू है। तो एक दिन ऑलरेडी डिसाइडेड है, कल का दिन, कि भाई कल
ईडी पूछताछ करेगी, तो ईडी के अधिकारी जरूर ये चाहेंगे कि उनके मन में जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं उस सवाल के, वो सारे तैयार कर लिए गए होंगे। और ईडी ये हरदम प्रयास करेगी कि कल पूछताछ कंप्लीट कर ली जाए, नहीं तो ईडी को ही मालूम है कि हो सकता है कि अब टाइम कब मिले। आप देखिए, पहली दफ़ा अवैध खनन मामले में भी जो पूछताछ हुई थी पांडे जी, उस समय भी 10 घंटे पूछताछ हुई, तो इनके समर्थकों को डर तो एक लगा और सवाल भी इनके जहन में हुआ कि भाई 10-10 घंटे तक पूछताछ क्यों। लेकिन आप देखिए ना कि 1-1.25 साल होने को है अवैध खनन में, फिर दोबारा पूछताछ नहीं हुआ है सीएम हेमंत सोरेन से। तो हो सकता है कि लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ जो भी सवालात है वो कल पूछताछ ईडी करेगी, उसमें वक्त भी लग सकता है। अगर कम सवाल हैं तो जल्द ही मतलब ईडी के अधिकारी निकल सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में तरह तरह की चर्चा है, मतलब कोई इसको नेक्स्ट मूव कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। लेकिन एक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने आप तमाम विधायकों को कह दिया है कि रांची आइए। नहीं, देखिए, इसमें इस पूछताछ के हवाले से नहीं बोला गया है रांची आने का। जो मेरे पास जो सोर्सेस हैं, आपको याद होगा कि गांडे का जो विधानसभा सीट जो खाली हुआ सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद, और वो एक टैक्टिकली जो है हेमंत सोरेन ने डिसीजन लिया और काफ़ी पॉलिटिकली अच्छा मूव रहा इनका, क्योंकि जिस तरीके का अंदेशा था हेमंत सोरेन और इनके जो सहयोगी दल हैं उन लोगों को, तो उसमें तो इन्होंने एक अच्छा पॉलिटिकल मूव लिया कि आप देखिए कि जो कयास लगाए जा रहे थे वो अभी फिलहाल तो शांत से पड़े हैं, खास करके जो लिफाफा की जो बात थी, तो अभी तो वो मामला शांत सा दिख रहा है। तो उसी दौरान ये बोला गया था सारे, वो तो कहा गया था 3 घंटा के दूरी में, उसी दौरान सारे विधायकों को बोला गया था कि आप लोग इतनी दूरी पे रहिए कि जरूरत पड़ने पे आप लोग समय पे 2 घंटे 2.5 घंटे में रांची आ जाएं। आपको बाहर जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो कल चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है, हेमंत सोरेन थोड़े किसी को बोलेंगे कि भाई तुम रांची में रहो। ये तो विधायकों को दिखाना है ना हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री हैं। नहीं, ये बाकायदा खबर है कि पार्टी ने कहा है कि भाई आप रांची में रहिए 3 घंटे और 2 घंटे। नहीं, अगर आपकी खबर है तो मैं उसको खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बावजूद इसके आप इसको ये सोचिए ना कि अगर आप पे कोई संकट आएगा तो मैं तो साथ में ही रहूंगा ना, बाहर रहूं या फिर कहीं। तो विधायकों को स्ट्रेंथ, विधायकों का तो वो तो स्ट्रेंथ दिखाना है कि हाँ भाई हम लोग साथ में हैं। लेकिन मुख्यमंत्री या फिर इनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं जो तय करते हैं रणनीति, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो है भीड़ भाड़ लगे और ज़्यादा या कुछ हो। नॉर्मल तरीके से ईडी के लोग जाएंगे, पूछताछ करेंगे। अब कल का तो बात हो गया, परसों तो जब ईडी वहां से निकल जाएगी फिर एक नई चर्चा की शुरुआत होगी। जैसे पिछली दफा जैसे आज ही स्थानीय विधायक जो सीपी सिंह है कहे कि 7 सम्मन तक इलीगल था, राजनीति से प्रेरित था, 8वां सम्मन कैसे लीगल हो गया। ये दरअसल डर है मुख्यमंत्री को बुरे कर्मों का। तो इस तरीके का फिर टीका टिप्पणी तो पूरा शुरू हो। ये तो आम सी बात है ना। सीपी सिंह का क्या काम है? वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, तो उनकी जाहिर सी बात है कि वो हेमंत सोरेन की तारीफ तो करेंगे नहीं, तो वो तो बोलेंगे ही कि डर गए। और अगर हेमंत सोरेन जब तक समय नहीं दे रहे थे तो बोलते थे कि इनको संवैधानिक मूल्यों का कोई वैल्यू नहीं है, संविधान का इनको सम्मान करने का ये नहीं है। तो ये सब तो चलते रहेगा। पॉलिटिकल जो वार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम पब्लिक भी समझती है और एंजॉय करती है पूरा का पूरा। लेकिन फिलहाल जो कानूनी जो लड़ाई है वो भी हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं अपने हिसाब से, और कल बाकायदा जवाब देना है। शुक्रिया। तो कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने बोल भी जारी रहेंगे। आपको उत्तेजित या उद्वेलित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खबर देख के शांत रहना है ताकि आप तक अच्छा, स्पष्ट और सच्चा खबर पहुंच पाए, और वो सिर्फ हमारे साथ ही मिल पाएगा। तो फॉलो अप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आप कल के सवाल भी छोड़ दीजिएगा कि कल जब आप तक हम पहुँचे तो किन मुद्दाओं पर चर्चा करें या क्या क्या आप जानना चाहते हैं। शुक्रिया आप सभी का।